नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 17 और 18 फरवरी को होने जा रहे इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी प्रदेशों के बीजेपी विधायक गण और प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि पूरे देश भर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कल 17 और परसों 18 तारीख को 2 दिन में हो रहा है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य रहेंगे, सभी सांसदगण रहेंगे, सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायकगण रहेंगे। अब प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, सरकारों में जो दायित्ववान लोग हैं, दायित्वधारी, वो सभी दायित्वधारी उसमें रहने वाले हैं। मीडिया से संबंधित लोग उसमें रहेंगे पूरे देश भर के, और लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि पूरे देश भर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने 11 फरवरी को अपने लोहा घाट दौरे के दौरान मिनी स्टेडियम खोलने की घोषणा की थी, जिस पर गुमदेश क्षेत्र की महिला हॉकी खिलाड़ियों और उनकी कोच चंद्रा पांडे ने मुख्यमंत्री की घोषणा को मील का पत्थर बताया है। मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद दिया है। कोच चंद्रा पांडे ने खिलाड़ियों से कहा है कि गुमदेश क्षेत्र में खेल का मैदान ना होने से उन्हें ट्रेनिंग में काफी दिक्कतें होती थी। बहुत थैंक्स अदा करूँगी नाभी जी का कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे गुमदेश के लिए। हमारे पास ग्राउंड की कमी थी, लेकिन अब बच्चे बहुत अच्छा और आगे मतलब बहुत अच्छा हमको खेलने के लिए मौका मिलेगा। राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय भी बच्चे निकल सकते हैं वहाँ से। तो अभी 14 बच्चे हॉस्टल में हैं, रोशनाबाद हॉस्टल में हॉकी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2 बच्चे अभी उधम सिंह नगर में एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बाकी 9 बच्चे अभी नेशनल खेल के आए हैं और बाकी बच्चे स्टेट खेल के आ चुके हैं सर। तो मैं चाहें कितना फायदा होगा? फायदा सर, बच्चों को तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी इन बच्चों को। खाने के लिए मिलेगा सर, सबसे पहले इनको डाइट अच्छी मिलेगी, तो बच्चे स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल खेल सकेंगे सर। गैरसैंण में बजट सत्र न होने से विधायकों का बहाना आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ठंड का बहाना देते हुए विधायकों ने गैरसैंण को एक बार फिर से दरकिनार कर दिया है। करण माहरा ने भी अपने विधायकों समेत बीजेपी विधायकों को फटकार लगाई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को एक बार फिर विधायकों ने गैर कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक पत्र में सत्ताधारी दल के और साथ साथ विपक्ष दल के जितने भी विधायक हैं, उन्होंने पत्र लिखकर गैरसैंण में जो सत्र है उस पे मना कर दिया है। जिसके बाद कैबिनेट पूरी बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो गैरसैंण में जो सत्र होना है बजट का, वो अब देहरादून में होगा। जिसके बाद जो सियासत है वो गरमाने लगे। कई विधायकों का ये कहना है कि जो नेता विधायकों के साथ जो कर्मचारी जाते हैं, उन्हें वहां पर असुविधाएं महसूस होती है और उनके कारण ही ये फैसला लिया गया है। वहीं मैं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहूं तो उन्होंने अपनी विधायकों के साथ साथ जो विपक्ष के विधायक हैं, यानी कि सत्ताधारी विधायक, उनको साफ तौर पर ये कहा है कि उन्होंने जो राज्य आंदोलनकारी है उनका अपमान किया है। लेकिन जिस तरह से हर समय ये गैरसैंण को दरकिनार किया जाता है और उसकी बात नहीं की जाती, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी गैरसैंण को लेकर गंभीर नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। उत्तराखंड में बजट सत्र को देहरादून में आयोजित होने की कड़ी निंदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की है। उन्होंने विपक्ष के विधायकों समेत कांग्रेस के विधायकों पर भी राज्य आंदोलनकारियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं सभी दलों के नेताओं की तरफ से गैरसैंण का बहिष्कार करने के अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र देहरादून में होने का फैसला ले लिया गया है, जिससे गैरसैंण को गैर कर दिया गया है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। ऐसे तो विधायक कहेंगे कि गैरसैंण जाना ही नहीं है, तो क्या गैरसैंण जाना छोड़ देंगे? क्यों इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई? मैं जिन्होंने भी उस पर दस्तखत किए, मैं उन सब की निंदा कर रहा हूं। गैरसैंण को गैर करने का एक बार फिर से विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। यह आरोप लगा है गैरसैंण में बजट सत्र आहूत ना करके फिर से देहरादून में ही सत्र आहूत करने को लेकर। लेकिन विपक्ष शायद ये बात भूल गया कि सरकार जब बजट सत्र को गैरसैंण में आहूत करने को लेकर बात कर रही थी,
तब ज्यादातर विधायकों ने इसका विरोध किया। इसके पीछे तर्क दिया गया भराड़ीसैंण की कंपकपा देने वाली ठंड का। विधायकों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर अपील की गई कि इस बजट सत्र को देहरादून में कराया जाए, जबकि विधानसभा ने ही ये तय किया था कि बजट सत्र भराड़ीसैंण स्थित विधानमंडल भवन में ही होगा। यहाँ बता दें कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत होते कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। इन्हीं बद इंतजामी के कारण विधायकों से लेकर अधिकारी तक गैरसैंण को गैर कर वहाँ जाने से परहेज कर रहे हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने जनप्रतिनिधि शब्द का इस्तेमाल किया। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। ऐसे तो विधायक कहेंगे कि गैरसैंण जाना ही नहीं है, तो क्या गैरसैंण जाना छोड़ देंगे? क्यों इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई? नहीं, पर सवाल तो अध्यक्ष जी से बात करें। निश्चित है, हम अपने विधायक मैं जिन्होंने भी उस पर दस्तखत किए, मैं उन सब की निंदा कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी दल के। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भले ही इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब ज्यादातर विधायक गैरसैंण को गैर करने पर तुले हुए हैं, ठंड का बहाना दे वहां जाने से परहेज कर रहे हैं, तो भला सरकार की इसमें क्या गलती है? देखिए, गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में घोषणा पत्र में ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने तय किया था। अपने वादे के मुताबिक हम लोगों ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी बनाया है। ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी, तो ग्रीष्मकालीन के लिए अस्थायी तौर पर राजधानी रहेगी। और वर्तमान में जो सत्र यहाँ आहूत हो रहा है, तो हम विधानसभा भी हुई थी, उस विशेष सत्र हुआ था, उसमें हम सब लोग मिले थे। उसमें कांग्रेस और भाजपा सभी विधायकों का कहना था कि वे अभी, क्योंकि ये शीतकाल चल रहा है, ग्रीष्मकाल नहीं है। देखिए, ठंड लगने और न लगने का तो कोई विषय नहीं है, न कोई प्रसंग इस बात का है। अभी हमारे सारे विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण गांव-गांव में गए हैं, रात्रि को प्रवास किया है। वो आपने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित गांव है और देहरादून में स्थित गांव भी हैं। सभी गांव में जाने का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए गैरसैंण में अगर कोई कार्यक्रम तय होता है सरकार के द्वारा, तो सभी विधायक जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यदि कहते हैं कि विधायकों ने गैरसैंण न जाने का पत्र लिखकर शहीद आंदोलनकारियों का अपमान किया है, तो निश्चित रूप से किया है। इसलिए क्योंकि राज्य आंदोलन गैरसैंण के इर्द गिर्द बुना गया था। कोदा झिंगुरा खाएंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे, ये एक बहुत चर्चित नारा उस वक्त का था। लेकिन आज 23 साल राज्य के गठन के बाद भी अगर हम गैरसैंण नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी है? माननीय हरीश रावत जी की सरकार जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ करा कर गई, उसके बाद 1 इंच भी भाजपा ने उस पर काम नहीं किया। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि गैरसैंण को सरकार ने गैर नहीं किया है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए कई साल बीत चुके हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से कई बार गैरसैंण में सत्र आहूत कराया गया, लेकिन आज भी वहां पर व्यवस्थाओं का अभाव है। आज भी गैरसैंण गैर हो रखा है और वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या गर्मियों में सिर्फ गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए ही माननीय को गैरसैंण अपना लगता है? ठंड में गैरसैंण में ठंड लगती है तो गैरसैंण पराया हो जाता है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हल्द्वानी से है, जहां वनभूलपुरा हिंसा के फरार दंगाइयों का पुलिस ने पोस्टर जारी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मुईद सहित 9 लोगों का पोस्टर जारी किया गया है, क्योंकि उनके कुर्की के आदेश पहले ही मिल चुके हैं। उनकी कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ इन फरार दंगाइयों की संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा वनभूलपुरा हिंसा में आज 2 दंगाइयों को और गिरफ्तार किया गया है। अब तक गिरफ्तार दंगाइयों की संख्या 44 हो चुकी है। उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए। कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुर्की है
वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूँकि ये लोग सभी वांछित है, अतः इन लोगों के सभी के पोस्ट चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्दी जैसे जैसे इनकी संपत्तियां और उनका जो में पता लग रहा है वैसे ही हम कुर्की की कार्रवाई उस जगह जाएंगे। देखिए हम डाटा ले रहे हैं हर जगह का, तो जैसे जैसे हमें डाटा मिल रहा है उसी तरीके से हम हर जगह इनकी कुर्कियां करते जाएंगे। खबर डोईवाला से है, जहां किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर तो नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र के किसानों ने कांग्रेस और अखिल भारतीय किसान यूनियन के लोगों के साथ संयुक्त किसान एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर बाजार में ट्रैक्टर रैली निकालते हुए तहसील तक प्रदर्शन मार्च किया। किसानों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान है वो बंद, उन्होंने अपने काम बंद किए हैं। आज वो अपने घर बैठे हुए हैं और कोई भी किसान बहुत काम नहीं कर रहा है। और शुगर फैक्ट्री में जाके देख लीजिए, वहां भी ट्रैक्टर नहीं है, गन्ना लेके आए, वो बाद में जो टाइम दिया उसके बाद ही आएंगे लोग किसान वहां। तो किसान इसका समर्थन कर रहे हैं और आज हम उसी को लेके आज हम तहसील पे प्रदर्शन करने आए। सरकार से एमएसपी किया, जो जितनी 10-12 मांगे थी, जिन्होंने लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई थी उनके दोषियों को अब तक कोई सजा नहीं दी गई है और ना उन्हें बर्खास्त किया जाए। मंत्री जी को हमारी एक मांग होगी, उन्हें बर्खास्त किया जाए और जेल में डाला जाए। स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बल्कि हम अखिल भारतीय किसान सभा के नेता है। अखिल भारतीय किसान सभा हमारा संगठन है और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा नहीं, पूरे जितने भी संगठन हिंदुस्तान के अंदर हैं वो आज आंदोलन के लिए बाध्य हैं। वजह यह है कि 2 साल हो चुके हैं जब सरकार ने कानून वापस लिए थे, एमएसपी गारंटी देने का हमसे वादा किया था कि कहा था हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे और उस पर एमएसपी की गारंटी देंगे। लेकिन होता क्या है कि 2 साल बीतने के बावजूद भी आज तक सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया। तो इसके परिणाम स्वरूप ये आज पूरे हिंदुस्तान का किसान आज बॉर्डर पे फिर पुनः वहां जमा हो रहा है। और आज भारत बंद का यह आह्वान हमने इसलिए किया था ताकि सरकार सचेत हो जाए और हम एसपी की गारंटी लिए बगैर नहीं हम मानेंगे। इसके अलावा जो भी लखीमपुर खीरी के जो गुनहगार थे उनको सजा मिले और जो किसान शहीद हुए उनके शहीदों को सम्मान देते हुए उनके परिवार को उनका उचित मुआवजा मिले। और यही नहीं, किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दर्ज है उनको वापसी ले। जब तक ये सरकार नहीं करके हम इसको आंदोलन को बराबर चला कर रखेंगे। जो आज किसान वो जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है और हरियाणा में है, जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों पे आज की तारीख में वहां पे दमन किया जा रहा है, ये और जिन शर्तों को लेके भारत सरकार यदि अपनी शर्तों को और अपनी जो किसानों से वादे के पीछे हट जाएगी तो फिर आम आदमी कहाँ किसके पास जाएगा। आज भारत सरकार ने जिन अपनी शर्तों को या जिन अपनी हमसे वादे किए थे उन पे पीछे हट गए, जिसपे आज बहुत किसान दमन महसूस कर रहा है। दूसरा, आज के किसान यहाँ पे इकट्ठा होकर अपनी कुछ लोकल समस्याएं भी यहाँ पर लेके आया है। आज की तारीख में यहाँ पे जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो यहाँ नदियों का यहाँ पे दोहन कराने के लिए, ग्राम सौंग नदी का दोहन कराने के लिए तैयार करा रही है। यहाँ पे सरकार ने प्रस्ताव पास करा है कि नदियों का 10 फुट गहरा तक खुदाई की जाएगी। आप यहाँ पे समझिए कि ग्राम खैरी, चांदमारी, बुल्लावाड़ा, फतेहपुर, शेरगढ़, जिसके अंदर यहाँ पे कम से कम 700 एकड़ से ऊपर की भूमि के सिंचित की जाती है, उस भूमि पे अगर ये 10 फुट गहरे यहाँ से नदी चली जाएगी तो उनकी सिंचाई का जो कार्यक्रम है वो सारी भूमि बंजर हो जाएगी। अगली खबर मसूरी से है, जहां संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति मसूरी के पदाधिकारियों ने कई मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल की है, जिसके तहत मसूरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति मसूरी कांग्रेस पार्टी आप पार्टी से जुड़े लोगों को मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठे हुए हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार को मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी ने राष्ट्रपति को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इस मौके पर मजदूर नेताओं ने किसानों की कई मांगे, एमवी एक्ट, श्रम संहिताएं रद्द करने समेत अन्य मांगों को उठाया। पूरे देश के अंदर जो किसानों ने जो है हड़ताल का आह्वान किया है और भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा इंडिया गठबंधन जो अभी नया बना है, उन तमाम लोगों ने आपस में संयुक्त किसान संघर्ष समिति के साथ मिलकर उनके समर्थन का जो है आह्वान किया है। इसी आह्वान के साथ पूरे देश के अंदर तमाम जितने भी जो है इंडिया गठबंधन के संगठन हैं, उन्होंने पूरे भारत बंद का समर्थन करते हुए आज धरना प्रदर्शन में है। देहरादून की सड़कों में उपनल कर्मियों का उग्र आंदोलन नजर आया है। बता दें कि उपनल कर्मी यानी कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सचिवालय कूच के लिए निकले थे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें पहले ही रोक दिया है, जिसमें कर्मचारियों ने गुस्से में कई बार बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश की है। आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। उपनल कर्मचारी महासंघ ने सैनिक कल्याण विभाग पर उपनल कर्मियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं सितंबर 2023 में तय किया गया था कि सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्मिक वित्त न्याय से वार्ता कर उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान काम का समान वेतन देने का फैसला कराया जाएगा।
प्रमुख मांगे हैं, एक तो एसएलपी वापस हो, हम जिन पदों पर लगे हैं उनको सरकार अधिसंख्यक घोषित करे, हमारी जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, मृतक आश्रम में नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले। हमारा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हड़ताल के दौरान का जो मानदेय रुका है उसको मानदेय मिले। उच्च शिक्षा में जो हमारे पदों का कुछ वो है कुशल श्रेणी उसको लागू करे और तमाम हमारी जो भर्ती जो हमारी नियमित भर्तियां जाती है और हमें बाहर होने का रास्ता है उसमें अधिसंख्यक घोषित किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।